अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू लॉ विट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इलेक्शन प्रोसेस अमेरिकन प्रेसिडेंट का। कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन प्रोसेस है क्या, जो कि एक बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत डिफ़िकल्ट सा टॉपिक है। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता, बट टुडे इन दिस वीडियो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कन्वे द कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक मोस्ट डेवलप्ड डेमोक्रेसी और साथ साथ एक सुपर पावर है और मोस्ट पावरफुल नेशन कहलाई जाती है। इसीलिए उसके प्रेसिडेंट को चुनना, जो एक बंदा हेड ऑफ़ द स्टेट भी होगा, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी होगा, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को भी लीड करेगा, और साथ साथ जो कि एक उनकी आर्म फोर्स भी एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्सेस हैं पूरी दुनिया की, उसका कमांडर इन चीफ भी होगा। तो इस बंदे को कोई आम होता नहीं है, इसलिए इसका जो इलेक्शन प्रोसेस है इसको इलेक्ट करने का वो भी बहुत लेंदी है। 1 साल तक चलता है। अगर जनवरी से स्टार्ट हो रहा है 1 साल में, तो जो नेक्स्ट जनवरी होगी तब जाके उसकी इनाग्रेशन होती है। इसीलिए इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो बेसिकली वी मस्ट नो हु इज़ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो वो जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट भी होता है और साथ साथ हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी होता है। जबकि अगर हम अपनी कंट्री से इसको कंपेयर करें, पाकिस्तान में हेड ऑफ़ द स्टेट तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन यहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट भी और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी दोनों प्रेसिडेंट होता है, और इसकी वजह एक ये भी है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसीलिए जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को भी लीड करता है और कमांडर इन चीफ भी होता है। इसके हम इलेक्शन प्रोसेस पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि कौन ऐसा बंदा है जो प्रेसिडेंट बन सकता है या प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो पहली बात ये है, हर अमेरिका का सिटीज़न जो है वो प्रेसिडेंट उधर का बन सकता है, लेकिन पहली बात ये कि उसको एक नेचुरल बॉर्न सिटीज़न ऑफ द यूएस होना चाहिए। मतलब कि जो उसकी पैदाइश है वो यूएसए की ही हो, किसी और जगह की ना हो। सेकेंडली वो कि उसको रेजिडेंट ऑफ यूएसए होना चाहिए कम से कम 14 साल तक। मतलब कि इससे मुराद ये है कि अगर आप एक कंट्री में पैदा तो हुए हैं यूएसए में, लेकिन आपने वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए, जैसे कि आप यूएसए से, आपकी पैदाइश तो यूएसए की है लेकिन आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं, तो तब भी आप यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते जब तक कि आप यूएसए में 14 साल तक ना रह रहे हों। मतलब कि आप पास्ट 14 ईयर्स तक यूएसए में के रिहाइश ही हों, रेजिडेंट भी वहीं के हों। ऐसा नहीं हो कि आपने पैदाइश तो आपकी यूएसए की, लेकिन आप रह पाकिस्तान पे रहे हैं और फिर आप वहाँ जाएं और कहें कि मुझे प्रेसिडेंट के लिए मतलब खड़ा होना है। और कम से कम 35 साल होनी चाहिए इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है एक प्रेसिडेंट होने के लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो जब ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है। इसमें जो सिटीजन्स ऑफ अमेरिका हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते बल्कि इनडायरेक्टली करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी इनडायरेक्टली ही हम प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं कि हम जो एमपीएज होते हैं या एमएनएज होते हैं उन्हें वोट देते हैं डायरेक्टली, फिर वो जाकर इनडायरेक्टली जो है इलेक्शन करते हैं किसकी, प्रेसिडेंट की। और एक मेन बात ये कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूएसए में वो हर 4 साल बाद होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो 4 ईयर्स है, इसीलिए आफ्टर 4 ईयर्स जो है वो इलेक्शन होते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली 2020 में हुए हैं, तो उससे पहले हुए थे 2016 में, फिर उससे पहले 2012 में, 2008 में, 2004 में, इस तरीके से यहाँ पर हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं और हर 4 साल बाद का जो है वो एक टेन्योर है यूएसए का प्रेसिडेंट का। और जो यूएसए का प्रेसिडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये भी एक दफ़ा 1951 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जिसकी वजह से ये चेंज हुआ, वरना इससे पहले कोई टाइम एक पर्टिकुलरिटी नहीं थी कि कितने टाइम तक वो बनेगा। एक अमेंडमेंट हुई, उसके बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 दफ़ा एक प्रेसिडेंट जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। इसके बाद मेन जो एक मैं यहाँ ज़रूरी समझूंगी बताना वो ये है कि जो यूएसए में पार्टीज़ हैं वो जो बिल्कुल एक डोमेन जिन्होंने अभी तक कायम है जिनका, वो तो 2 हैं, वरना तो जो भी चाहे अपनी पार्टी बना सकता है। लेकिन जो मेजर उधर की पार्टीज़ हैं वो 2 हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो लिबरल के तौर पर कहलाई जाती है और साथ जो रिपब्लिकन पार्टी है वो कंजर्वेटिव। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका एक सिंबल है डोंकी और रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल है एलिफेंट का। और इसी तरह डेमोक्रेटिक पार्टी के जो अभी तक के मशहूर इलेक्टर्स या जो प्रेसिडेंट हम कहेंगे वो हैं बराक ओबामा, जिनको हम सब जानते हैं, या बिल क्लिंटन। ये सब मशहूर उसके डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट अब तक रहे हैं, और साथ रिपब्लिकन पार्टी के अब्राहम लिंकन और 1-2 और भी हैं।
तो इस तरह से ये दो मशहूर जो मेजर पार्टीज़ हैं जिनकी ज़्यादातर डोमेन अभी जब से अमेरिका बना है तब से है, तो ये दो हैं, वरना दूसरी भी हैं जैसे कि ग्रीन पार्टी और टी पार्टी, इस तरह की माइनर भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जिनका डोमेन है वो दो ये वाली पार्टीज़ रहती हैं। इलेक्शन प्रोसेस यूएस प्रेसिडेंट का 5 स्टेप्स में मबनी है, जिसमें पहला है प्राइमरीज एंड कॉकसेस, एंड सेकंड है नेशनल कन्वेंशन, फिर इलेक्शन कैंपनिंग, एंड फोर्थली जनरल इलेक्शन, एंड लास्टली इलेक्टोरल कॉलेज, और उसके बाद फिर इनाग्रेशन होती है। इसको हम अलग-अलग से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले एक लोकल जो स्टेट टू स्टेट होते हैं इलेक्शन, वो है प्राइमरीज एंड कॉकसेस, जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो भी दो पॉलिटिकल मेजर पार्टीज हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स, ये अपनी अंदरूनी जो उनकी पार्टी के जो भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनके दरमियान एक डेलीगेट्स को जो है वो इलेक्ट करती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि दो तरह से ये चुनती हैं कि कौन जो है वो हमें रिप्रेजेंट करते हुए जो इसके बाद नेशनल कन्वेंशन होगी उसमें वोट करेगा हमारे नॉमिनी को। तो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेप है इलेक्शन का वो दो तरह से होता है, जिसमें ये पता चलता है कि जो है वो फाइनल नॉमिनी पार्टी का कौन होगा और उसको कौन कौन से पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि प्राइमरी एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर बाकायदा जो भी पार्टी के मेंबर्स हैं वो एक बैलेट पेपर और बॉक्स के थ्रू, सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू उसे वोट करते हैं कि कौन सा बंदा हम एक डेलीगेट की तरह हमें आगे जाके रिप्रेजेंट करेगा और उसे नॉमिनी को चूज़ करेगा। और कॉकस वो होता है जहाँ पर जो तमाम पार्टी है वो एक जगह, एक खुले एरिया वगैरह में या हॉल्स में किसी भी जगह एक लोकल मीटिंग रखती है, और जैसे कि इनफॉर्मली हैंड रेस करके या फिर जनरली इम्प्लाइडली फॉर्म में बता देती है कि हम इस बंदे को डेलीगेट रखेंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो प्राइमरी या कॉकस का वो अलग-अलग हर स्टेट में होता है। जैसे कि यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट में स्टेट लेवल पर इस तरह से होता है, और इसीलिए हज़ारों डेलीगेट्स फिर जो है वो यहाँ पर चूज़ किए जाते हैं जो कि उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल कन्वेंशन में। तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके जो ये शुरू के दो स्टेप्स हैं, एक प्राइमरीज और कॉकसेस। अब ये इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई कुछ पार्टी ऐसी है जो प्राइमरीज की तरह प्राइमरीज को अपनाती है, कोई ऐसी पार्टी है जैसे डेमोक्रेटिक हो, या कॉकसेस जो है वो रिपब्लिकन। कि किस तरीके से रिपब्लिकन में ये होता है कि इम्प्लाइडली फॉर्म में हैंड रेस करके बता दिए जाते, पार्टी मेंबर कहते हैं कि हम इसको एज अ डेलीगेट भेजेंगे। और सेकेंडली जो यहाँ पर प्राइमरी लेवल है उसमें ये होता है कि जो वोट दिए जाते हैं बाकायदा सीक्रेट बैलेट में, ताकि हम एक डेलीगेट को चूज़ करें जो कि हमें रिप्रेजेंट करेगा जनरल इलेक्शन में। तो जो प्राइमरी या कॉकसेस में जो डेलीगेट्स बन निकलते हैं हज़ारों की तादाद में, तमाम 50 स्टेट्स है, वो जो अपेयर होते हैं वो उनके नेशनल कन्वेंशन में होते हैं। तो मेनली जो ये सबसे पहला स्टेप है प्राइमरीज एंड कॉकसेस का, इसी से पता चल जाता है कि कौन सा पार्टी का बंदा जो है वो नॉमिनी बनेगा। क्योंकि जिस बंदे को सबसे ज़्यादा जिस भी पार्टी के डेलीगेट सबसे ज़्यादा होंगे उसी का नॉमिनी ऑब्वियसली वो जो है वो आगे जाके कैंडिडेट बनता है। तो इसीलिए जो प्राइमरीज एंड कॉकसेस है ये स्टेट लेवल पर होते हैं, और इसके बाद जो नेशनल कन्वेंशन होती है वो भी स्टेट लेवल पर ही होती है। क्योंकि यहाँ पर जो तमाम जो डेलीगेट्स अभी हमने पढ़े कि प्राइमरी और कॉकसेस के स्टेप्स में होते हैं, वो नेशनल कन्वेंशन एक जगह किसी भी एरिया में होती है स्टेट लेवल्स पर, और वहाँ पर जो भी पार्टी का नॉमिनेशन जो भी होती है, नॉमिनी जो भी बंदा होता है प्रेसिडेंट के लिए, वो जो सबसे ज़्यादा डेलीगेट्स लेता है उसे अनाउंस कर दिया जाता है कि ये आगे जाके एज अ कैंडिडेट होगा पार्टी का जो कि प्रेसिडेंट बनेगा। तो जो ये दो स्टेप्स हैं इलेक्शन प्रोसेस के, पहला तो ये प्राइमरी एंड कॉकसेस जो स्टेट लेवल पर होते हैं, सिर्फ स्टेट लेवल पर जो दो पार्टीज हैं मेजर पार्टीज, जो अपने अपने लोगों में को वोट देकर या फिर इम्प्लाइडली फॉर्म में बताती है कि ये एज अ डेलीगेट हम नेशनल कन्वेंशन में जाएंगे। और जिस भी बंदे के उनमें से नॉमिनी जो भी होता है जिसको सबसे ज़्यादा डेलीगेट सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो नेशनल कन्वेंशन एक जगह एक हॉल में होती हैं जहाँ पर अनाउंस कर दिया जाता है कि जो डेलीगेट्स जिसको ज़्यादा सपोर्ट करें जिस भी नॉमिनी को, वो जो है आगे जाके कैंडिडेट बनेगा। और यही सेम प्रोसेस जो है, सेम यही वाला मैकेनिज़्म के जो फर्स्ट स्टेप में है
कि प्राइमरीज और कॉकसेस के थ्रू, या सेकंड में नेशनल कन्वेंशन का। ये सेम टू सेम प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी होता है एज इट इज़। मतलब जो भी वोटिंग की जाती है या जो भी इलेक्ट किया जा रहा होता है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए दोनों हो रहा होता है। तो पहले स्टेप में लोकल लेवल पर दोनों पार्टीज़ अलहदा, कोई पार्टी प्राइमरी की तरह प्राइमरी लेवल पर चल रही होती है, प्राइमरी के क्राइटेरिया के हिसाब से कि हम अपने वोट्स के थ्रू अब किसी डेलीगेट को रेडी करेंगे कि जो हमें रिप्रेजेंट करेगा आगे जाके, या फिर कॉकस, और वो ये है कि जनरली इम्प्लाइडली फॉर्म में वो हैंड रेस करके या जनरली बता रही होती हैं उनके जो भी रूल्स अलहदा इधर भी लेजिस्लेशन होती है, हर पार्टी के कोई ना कोई रूल्स होते हैं, कोई ना कोई एक्ट या जनरली कोई ना कोई वो लॉ बना हुआ होता है जिसके अकॉर्डिंगली वो चल रहे होते हैं। तो इसी तरह वो प्राइमरी हो या कॉकस हो। तो ये पहला स्टेप इनका जो इनर जो पार्टी के मामलात हैं, अंदरूनी मामलात, उनमें डिपेंड करता है कि किसको वो डेलीगेट बनाएंगे। और उसके बाद नेशनल कन्वेंशन में पर्टिकुलरली अनाउंस हो जाता है कि नॉमिनेशन किसकी होगी, कौन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा फ्यूचर का। जैसे कि पहला जो स्टेप है इनका प्राइमरीज कॉकसेस में, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ डेलीगेट्स को इलेक्ट करते हैं। और फिर स्टेप 2 में जब नेशनल कन्वेंशन होती है उनकी, जो स्टेट लेवल पर स्टेट का जो भी हेडक्वार्टर होगा उधर जाकर होती है, या फिर कोई भी उसकी कैपिटल वगैरह, वहाँ पर एक नेशनल कन्वेंशन होती है हर स्टेट में, जहाँ पर जो हज़ारों डेलीगेट्स हर स्टेट से इलेक्ट होकर आए हैं वो आगे जाकर वोट देते हैं किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को जो भी उधर का नॉमिनेशन में आता है। और नेशनल कन्वेंशन में जो बस इम्प्लाइडली तौर पर ये है कि जनरली एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट होती है कि नॉमिनेशन किसकी होगी, वरना इससे पहले ही जब प्राइमरी एंड कॉकसेस हो रहे होते हैं उसमें ही पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है। क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे अगर डेमोक्रेटिक पार्टी है और उसके टोटल डेलीगेट्स हैं 5600 और साथ रिपब्लिकन है उसके है 2400, तो जाहिर सी बात है कौन सी पार्टी जो नॉमिनेट होगी या नॉमिनेशन में 2 पार्टीज़ आएंगी वो अंदाज़ा हो जाता है जब भी कोई भी डेलीगेट्स वोट को जो है कास्ट करते हैं एज अ कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट। तो नेशनल कन्वेंशन में सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियली अनाउंसमेंट होती है कि ये 2 बंदे नॉमिनेशन में आए हैं प्रेसिडेंट के लिए, जो भी कैंडिडेट बनते हैं। और इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट का भी सेम मैकेनिज़्म हो रहा होता है। ये सारी बातें जो हमने स्टार्ट से की हैं अब तक के लिए सेम टू सेम प्रोसीजर वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी हो रहा होता है। तो फिर जब नेशनल कन्वेंशन में ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाती है, जो भी पार्टी के डेलीगेट्स होते हैं जब अपनी पार्टी के लोगों में जो भी कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाता है उसे वोट देते हैं किसी एक को भी, तो वो बंदे नॉमिनेट हो जाते हैं और कैंडिडेट बन जाते हैं प्रेसिडेंट के लिए। अब जो फ्यूचर में इलेक्शन होने वाले हैं उनके लिए नॉमिनेट हो जाते हैं यहाँ पर। तो फिर जब ये नॉमिनेट होते हैं तो आगे जाकर जनरल इलेक्शन होते हैं, फिर इलेक्टोरल कॉलेज में इनके साथ इन्हें वोट किया जाता है, तो फिर जाके बनता ही आगे का प्रोसेस है। लेकिन नेशनल कन्वेंशन में जब ये नॉमिनेट हो जाते हैं 2 बंदे, तो फिर इनका स्टेप जो स्टार्ट होता है, जैसे कि ये कन्वेंशन नेशनल कन्वेंशन यूजुअली कन्वेंशनली ऐसा हो रहा है कि जुलाई में होती है, तो फिर इसके बाद से कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाती है जुलाई से अक्टूबर तक, क्योंकि नवंबर में यहाँ पर जनरल इलेक्शन होते हैं। इसीलिए जनरल इलेक्शन से पहले पहले जुलाई टू अक्टूबर ये लोग कैंपेनिंग स्टार्ट करते हैं दोनों प्रेसिडेंट। वो कैंपेनिंग किस तरह के, स्टेट टू स्टेट पूरे यूएसए में वो रैलीज करते हैं, मतलब लोगों को मोटिवेट करते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो अपने आइडियोलॉजीज़ बताते हैं। वो भले टेलीविज़न पर आकर अपने बताते हैं कि मैनिफेस्टोज़ हमारे क्या हैं, अगर हम हुकूमत में आके क्या क्या काम करेंगे, या फिर जैसे कि डिबेट्स करते हैं दोनों प्रेसिडेंट आकर टेलीविज़न पर, या रैलीज़ निकालते हैं किसी भी तरह की। तो ये सारी कैंपेन करते हैं, वो चलाते हैं कम से कम जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, बिफोर द जनरल इलेक्शन। सो आफ्टर 3 months ऑफ कैंपेनिंग, जैसे कि हमने पढ़ा जुलाई में नेशनल कन्वेंशन होती है जिसमें नॉमिनीज आ जाते हैं 2 कि ये फ्यूचर में प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट बन जाते हैं कि ये होंगे। उसमें वो 3 माह तक अगस्त सितंबर अक्टूबर में कैंपेनिंग करते हैं। उसके बाद दिन आता है नवंबर का जिसमें इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन, जिसमें अमेरिका का हर सिटीज़न वोट देता है। और ये नवंबर की यूजली जो उनकी कन्वेंशनल डेट है वो 8 नवंबर को होता है कि जनरल इलेक्शन होते हैं पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। हर स्टेट्स के सिटीज़न वोट देते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन बात जो कंफ्यूज करती है लोगों को वो ये है कि जो भी सिटीज़न ऑफ अमेरिका वोट दे रहे होते हैं वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं दे रहे होते, वो
एक इलेक्टर्स को दे रहे होते हैं। और वो इलेक्टर्स कौन होते हैं? वो इलेक्टर्स वो लोग होते हैं जो हर स्टेट की जो ये दो पार्टीज़ हैं उनमें जो भी स्टेट हैं उनमें से वो अपने लोगों को खुद नॉमिनेट करके भेजती है। वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस पार्टी के, जो कि एज ए इलेक्टर जनरल इलेक्शन में खड़े होते हैं और उन्हें हर सिटीज़न जो है वो इनडायरेक्टली, अब यहाँ पर बात आती है मेन कि इनडायरेक्ट इलेक्शन किस तरह होते हैं। अब वहाँ की आम जो आवाम है यूएसए की, वो डायरेक्टली वोट नहीं दे रही होती प्रेसिडेंट को, वो वोट दे रहे होते हैं इलेक्शन डे में 8 नवंबर को। वो वोट दे रहे होते हैं इलेक्टर्स को, और इलेक्टर्स कौन होते हैं? वो किसी भी जो भी दो पार्टीज हैं उनके पर्टिकुलर जो उन्हें वो नॉमिनेट करके भेजती है। कुछ लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस पार्टी के जिन्हें इलेक्टर्स कहा जाता है, और वो इलेक्शन डे में उन्हें जो इलेक्ट किया जा रहा होता है, इसलिए उन्हें इलेक्टर्स कहते हैं। फिर वो आगे फ्यूचर में जाकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इसीलिए जब भी यूनाइटेड स्टेट का कोई भी सिटीज़न किसी को इलेक्ट कर रहा है इलेक्शन डे में, तो उसे ये पता होता है कि अगर मैं इस बंदे को इलेक्ट कर रहा हूँ, ये प्रेसिडेंट तो नहीं है लेकिन आगे जाकर, क्योंकि ये उस पार्टी का जो भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट हो चुका था, उस पार्टी को जाकर वोट देगा। इसीलिए जो भी सिटीज़न होता है वो उस इलेक्टर को वोट देता है इलेक्शन डे में, जो उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इलेक्शन डे में एक इलेक्टर है जिसका नाम ए है, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डेमोक्रेटिक पार्टी को, और बी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिपब्लिकन पार्टी को। तो जो भी सिटीज़न ऑफ अमेरिका है, अगर उसको डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देना है तो उसे पता है कि मुझे ए को यहाँ पर इलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर वोट देना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में आगे जाके जो इलेक्टोरल कॉलेज में वो उस जो डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रेसिडेंट है उसे इलेक्ट करेगा, उसे वोट देगा। इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्टली हो रहा होता है। तो जो इलेक्टर्स होते हैं वो किसी भी जो भी पार्टी से हैं दोनों, वो अपने खुद लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्हें नॉमिनेट करके भेजती है। और ये जो इलेक्टर्स होते हैं वो हर स्टेट से आते हैं। और एक बात यहाँ पे एक और मेन है कि जो भी ये इलेक्टर्स आते हैं स्टेट से, वो कांग्रेस के जो भी उसमें जो उनके कांग्रेशनल जो भी उनकी एक है ना, कि वहाँ कांग्रेस में जो टोटल बंदे होते हैं वो 538 होते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी उसी हिसाब से आते हैं, मतलब कि यहाँ पर भी जिस तरह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पॉपुलेशन शो करके आ रहे होते हैं और सेनेट में इक्वालिटी, तो उस हिसाब से आते हैं यहाँ पर भी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टेट है और उस स्टेट में जो भी इलेक्टर्स उस स्टेट की पार्टीज़ ने रिप्रेजेंट भेजे हैं वो टोटल हैं 49। ठीक है, एक स्टेट की बात करी, यहाँ पे 50 स्टेट हैं, हर स्टेट से लोग आते, इलेक्टर्स आते हैं। और टोटल जो इलेक्टर्स हैं उन्हें लाजमी होना कितना चाहिए? 538। तो फिर लाजमी जो तमाम इलेक्टर्स हैं उन्हें 538 होना चाहिए। इसी तरह जो एक स्टेट है मिसाल के तौर पे, उसमें से इलेक्टर्स आए हैं 49 इलेक्टर्स आए हैं, और उसमें से जाहिर सी बात है, अगर नहीं 49 नहीं, चले हम ये कह देते हैं कि अगर एक जगह से इलेक्टर्स आए हैं 30, तो उसमें से जो 28 होंगे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के होंगे, और 2 जो होंगे वो सेनेट के होंगे, क्योंकि हर स्टेट से 2 बंदे आते हैं, तो फिर 100 सीट्स बनती है ना सेनेट की। इसी तरह एक स्टेट की इतनी होंगी, हम एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट है इधर का यही चलता है जो कांग्रेस से है, लेकिन कांग्रेस के मेंबर्स नहीं होते ये, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में आते हैं ना कि पॉपुलेशन शो करा के और इक्वालिटी को, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के और सेनेट के हर स्टेट से मेंबर्स आते हैं, इसी तरह यहाँ भी जो इलेक्टर्स होते हैं वो हर स्टेट से आते हैं, इस तरह से ही जैसे कि कांग्रेस में आते हैं जहाँ वहाँ के लेजिस्लेचर में। तो इसका मतलब पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टोटल जो इलेक्टर्स होते हैं वो होते हैं 538। ठीक है, जिसमें से 535 तो कांग्रेस के मेंबर होते ही हैं, और उसमें से 3 जो सीट्स होती है वो उधर के जो कैपिटल है वाशिंगटन, उधर की होती हैं। लेकिन यहाँ पर जनरल इलेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि अगर 538 में से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं, जो भी इलेक्टर्स हैं, वो अगर किसी एक पार्टी के हैं तो वो ही जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर एंड में इस तरह से भी होता है कि अगर मेजॉरिटी, भले तमाम जो मेजॉरिटी लोगों की वोट दिया गया है वो जिस इलेक्टर को दिए गए हैं वही आगे जाके प्रेसिडेंट को जिताएंगे, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेजॉरिटी का बहुत सिस्टम है। जैसे मिसाल के तौर पर एक स्टेट है, उससे इलेक्टर्स आए हैं 49 में से 25
जो है वोट जिनको मिला है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और 24 जिन्हें वोट मिले हैं वो हैं रिपब्लिकन पार्टी के। तो यहाँ पर एक से भी इतना फ़र्क पड़ता है कि अगर 25 जो जिन्हें वोट दिया गया है इलेक्टर्स को, वो 20 उनसे ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, लेकिन फिर भी तमाम उसकी 24 जो सीट्स थी, जो वोट्स थे रिपब्लिकन्स के, वोट डेमोक्रेटिक को दे दिए जाएंगे और समझा जाएगा कि वो उस स्टेट से, पूरे स्टेट से डेमोक्रेटिक पार्टी जीती है। मतलब आप ये क्लियर हो रही है बात कि इनका सिनेरियो क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर एक मशहूर एक फ्रेज़ बोला जाता है कि विनर टैक्स ऑल, और इस तरह के स्टेट को स्विंग्स स्टेट्स कहा जाता है, जहाँ पर अगर एक भी कम रह रहा है किसी पार्टी का, तो जिसके ज़्यादा था ना उसे तमाम जो है वोट्स मिल जाते हैं। जैसे भी आपको मैंने एग्जांपल बताई कि अगर एक स्टेट में से 49 इलेक्टर्स हैं और उनमें से 25 इलेक्टर्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के जिन्हें वोट मिला है, और 24 बस एक कम है लेकिन वो रिपब्लिकन्स को मिला है, तो जिसके पास 25 हैं उन्हें ही वो उसकी भी जो रिपब्लिकन की 24 वोट्स थे वो भी उसी को मिल जाएंगे, और वो पूरा का पूरा स्टेट कहलाएगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने उसे जीता है। तो यहाँ पर इस तरह भी होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर मेजॉरिटी लोगों ने एक ही कैंडिडेट को दिया है तो वो ही जीते। इस तरह एंड में इस तरह हो जाता है यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं कि पॉपुलर वोट जो भी है, मतलब कि तमाम सिटीजन्स ने जो एक बंदे को दिया है तो वो ही जीता। एंड टाइम पे इस तरह से भी हो जाता है, स्विंग स्टेट्स भी कुछ होती हैं। तो इसके बाद जब इलेक्टर्स को इलेक्ट कर दिया जाता है तो वो जाकर बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, जहाँ पर वो इलेक्टर्स किन्हें वोट करते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट को, जो कि 2 पहले से ही नॉमिनी में आ चुके हैं। तो इन्हें यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। और जैसे कि नवंबर में यहाँ पर हुए जनरल इलेक्शन, जो आम लोगों ने इलेक्टर्स को वोट दिए, अब वो इलेक्टर्स जाकर दिसंबर में वोट देते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट को वो इलेक्ट करेंगे। अब जो इलेक्टोरल्स थे ना, जो इलेक्टर्स थे, वो उनको जो है इलेक्ट करते हैं यहाँ पर, और ये दिसंबर में होता है। इसी तरह जब दिसंबर में ये सारी वोटिंग हो जाती है तो फिर जनवरी में जाकर इनॉग्रेशन होती है। तो फिर दिसंबर में, नवंबर में जिस तरह से जनरल इलेक्शन हुए, और इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो अब दिसंबर में बनता है। और वो कहाँ बनता है, वो एक जो भी यूएसए का एक अभी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहाँ पर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जहाँ पर ये तमाम इलेक्टर्स जो हैं वो वोट देते हैं यूएस प्रेसिडेंट को। वैसे जनवरी ये पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि कौन अब प्रेसिडेंट बनने वाला है जनरल इलेक्शन में ही, क्योंकि जिसको ज़्यादा वोट दिए जाते हैं, जिनके इलेक्टर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिस भी पार्टी को, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन अब बनने वाला है प्रेसिडेंट। तो फिर नवंबर में जिस तरह से जनरल इलेक्शन हुए, दिसंबर में इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जहाँ पे इलेक्टर्स इलेक्ट करते हैं यूएस के प्रेसिडेंट को। और इनको चाहिए होता है 538 ये इलेक्टर्स होते हैं, उसमें से 270 जो है इनकी सिंपल मेजॉरिटी है, जिस पर जो भी 270 वोट्स ले लेता है वो यूएस का प्रेसिडेंट बन जाता है। तो फिर जब ये वोटिंग हो जाती है, इलेक्टर्स जो है वो वोट दे देते हैं किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो भी प्रेसिडेंट बनने वाला होता है, और 270 वो अगर मेजॉरिटी में ले लेता है, तो फिर ये होता है कि जो भी वोट्स होते हैं वो जाते हैं। अब आता है काम कांग्रेस का, लेजिस्लेचर का, वहाँ का, कि वो सारे जाते हैं वोट्स कांग्रेस के पास, क्योंकि कांग्रेस का ये काम है कि वो काउंट करते हैं। कांग्रेस जो है वो काउंट करता है वोट्स को। तो अगर वोट्स मुकम्मल 270 है तो वो बंदा जो भी है प्रेसिडेंट बन जाता है। फाइनली वहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है कांग्रेस में कि ये बंदा प्रेसिडेंट होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात ये है, और वाइस प्रेसिडेंट का भी सेम मैकेनिज्म शुरू हो चल रहा है, जिस समय मैं आपको बता रही हूँ मैं ज़्यादातर प्रेसिडेंट कह रही हूँ। तो साथ साथ जहाँ भी वोट दिए गए हैं प्रेसिडेंट को, वहाँ वहाँ साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट्स को भी दिए गए हैं। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर जब वोट की काउंटिंग कर लेती है कांग्रेस और अनाउंस कर देती है कि ये बंदा प्रेसिडेंट होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वोट जो है वो एक का फ़र्क होता है या टाई हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर कांग्रेस का काम आता है कि वो कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस के मेंबर्स जो है वो टाई को मतलब कि ठीक करने के लिए कि कौन सा बंदा बनेगा, वो वोटिंग करते हैं अपने अंदर ही, जो कांग्रेस के अंदर ही, उसमें अब इन्वॉल्वमेंट नहीं होती दूसरे बंदों की। तो यहाँ तब होता है जब टाई हो जाए, अगर प्रेसिडेंट्स का दोनों का, तब होता है। बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन जो सिंपल मेजॉरिटी में अगर वोट्स ले जाए तो वो ही जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। इसी तरह जब ये सारा सिनेरियो हो जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि प्राइमरीज एंड कॉकसेस स्टार्ट होते हैं जनवरी में, फिर उसके बाद नेशनल कन्वेंशन हो रही है जुलाई में, फिर नेशनल कन्वेंशन के फ़ौरन बाद कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई है अगस्त सितंबर अक्टूबर में, 3 महीने तक।
फिर नवंबर में जाकर जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, और अब दिसंबर में हुए क्या, इलेक्टोरल कॉलेज। और जब अनाउंस हो गया ऑफिशियली कि ये बंदा जो है प्रेसिडेंट बनेगा, तो फिर जनवरी में, मतलब पूरे 1 साल बाद जाकर इनॉग्रेशन होती है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो ओथ लेता है, वाइट हाउस में दाखिल होता है और पुराना निकल जाता है। और ये एक फिक्स डेट है, कन्वेंशन से चली आ रही है कि 20 जनवरी ही होती है जिस दिन इनॉग्रेशन होती है। तो ये सारा प्रोसेस था इलेक्शन का। उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से एक नॉर्मल सा एक जनरल बंदा किस तरीके से प्रेसिडेंट बनता है, कैसे सिर्फ और सिर्फ ये पहले जो हमने 2 स्टेप्स पढ़ी, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, कि किस तरीके से पार्टी जो है वह अपने अंदर ही डेलीगेट्स को पहले स्टेप में वो इलेक्ट करती है, सेलेक्ट करती है कि ये आगे जाके नॉमिनेट करेंगे नेशनल कन्वेंशन में हमारे किसी भी बंदे को। तो नेशनल कन्वेंशन में ये होता है, फिर नेशनल कन्वेंशन में जो भी नॉमिनेट हो जाते हैं 2 बंदे, मतलब पार्टीज़ के अलहदा अलहदा, तो वो फिर कैंपेनिंग स्टार्ट करते हैं, फिर जनरल इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन में इलेक्टर्स को वोट किया जाता है, उन कैंडिडेट्स को नहीं। तो फिर वो इलेक्टर्स उन कैंडिडेट्स को जो 2 सेलेक्ट हो चुके होते हैं, मतलब नॉमिनेट होते हैं नेशनल कन्वेंशन में, उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज में वोट देते हैं, और उनमें से कोई एक बंदा, जब कांग्रेस काउंट करती है वोट्स को, तो वो प्रेसिडेंट बन जाता है। और 20 जनवरी जो है उसको वो इनॉग्रेशन उनकी हो जाती है, वो ओथ ले लेते हैं और हुकूमत में आ जाते हैं अगले 4 साल के लिए। तो ये था इनका प्रोसेस। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CSS PCS और जो LLB में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हैं सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। तो उम्मीद है मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कामयाब हो गई होंगी। अगर आप फीडबैक दें तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।